मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। दोस्तों, आखिर वो लम्हा आ गया जिसे आपसे मुझे साझा करना था। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, या इसे यूं कहूं कि मैंने वो नौकरी ठुकरा ही दी। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब को याद करने का दिन है। और आज का दिन एक और गम लेकर मेरी जिंदगी में आया कि मैं जिस कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के तकरीबन 14 साल से पढ़ा रहा था, मेरी जगह किसी और को नियुक्ति दे दी गई है। ये ऐसा दिन है, ये ऐसा फैसला है, ये ऐसा लम्हा है जिसका अंदाजा मुझे था। मुझे अंदाजा इस बात का था कि जो माहौल पूरी उच्च शिक्षा का बनता जा रहा है, उसमें जो सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे। इसलिए आज के दिन मेरी जगह किसी और को रख लिया गया। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने नौकरी ठुकरा दी है, क्योंकि इस बात का अंदाजा मुझे शुरुआत से था कि ये जो सच बोलने का दुस्साहस मैं कर रहा हूं, इसका एक दिन यही हश्र होना है। इस मुल्क के निजाम को सच नहीं पसंद है। इस मुल्क के हुक्मरानों को जब सच नहीं पसंद है, तो इस मुल्क के हुक्मरान जिन्हें चुने हुए हैं, अलग अलग संस्थाओं में बिठाए हुए हैं, उन्हें भी ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आंख में आंख डाल करके सच बोलते हैं। मिर्जा गालिब को शुरू में याद करता हूं कि घर में क्या था कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर सो है। हसरते तामीर यानी सृजन का, नएपन का, जो यानी नएपन की हसरत, वो हम बचा कर ले आए। पूरा वाकया अगर मैं बहुत कम शब्दों में कहूं तो वो ये है कि साल 2010 का वो दिन, 1 सितंबर की तारीख, जब मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक बेसिस पर ज्वाइन हुआ। और 6 सितंबर 2010 को मैं अपनी पहली कक्षा में गया। वो मेरे लिए एक सपने के पूरे होने जैसा था, क्योंकि आजमगढ़ के जिस गांव में एक सामान्य किसान परिवार में पैदा होकर बचपन में गाय भैंस चराने वाला एक शख्स, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन अपने अकादमिक जीवन की इस मंजिल को पाएगा। मगर मेरे परिवार वालों का ये त्याग, मेरे बड़े पिताजी, मेरे पिताजी, मेरी मां, घर के बाकी लोगों ने बहुत कुर्बानी दी, सपने पाले, और उन सपनों को हमारे भीतर भरकर कलम और किताब की अहमियत समझकर मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेजा। हम उसी परिवार से आने वाले लोग हैं जिनके जूते फटे हुआ करते थे, जिनके घर में पेंट नहीं होता था, केवल इसलिए कि उनके घर का कोई व्यक्ति किसी दूसरे शहर में पढ़ने गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी 300 रुपए फीस थी, उसके मेहराब पर हमने अपने सपनों के परिंदे को बिठाया। और यह दिन वह भी आया कि हमने अपनी काबिलियत से इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप किया। बीए और एमए के दौरान बहुत कुछ सीखा। हमारे गुरुओं ने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे साथियों ने, उस माहौल ने हमें गढ़ा है। मेरे परिवार की जो हसरत थी, मेरे परिवार की जो पूरी ताकत थी, उसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचाया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उस एक परिंदे के पंख को मजबूत कर उसमें और आजाद ख्याली भर के उसे दिल्ली की उड़ान पर भेज दिया। हम दिल्ली आए,
तो आईएएस बनने आए थे, मगर एमए के दौरान ही नेट जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई कर ली, अपीयरिंग में ही जेआरएफ हो गए। पूरे इलाके में नाम हुआ कि जो लड़का इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप कर सकता है वो आईएएस बनेगा। मेरे पिता, जिनसे मैंने पहली बार भगत सिंह और अंबेडकर का सबक सीखा, मेरे बड़े पिता, जिनसे हमने कबीरपंथी निर्गुण संतों का एक संस्कार पाया था, और उन दोनों के बीच पलते बढ़ते अपने उस ख्वाबों के परिंदे को दिल्ली उड़ा लाए आईएएस बनने। मगर उस बीच में जब जेआरएफ पास हुए, अपीयरिंग में ही, एमए के अपीयरिंग में ही जेआरएफ हो गए, दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन मिला, क्योंकि घर वाले ये कहते थे कि बहुत दिन तक दिल्ली रख पाना मुश्किल है। तो फेलोशिप के लिए जेआरएफ में एडमिशन लिया, तो फेलोशिप के लिए पीएचडी में एडमिशन ले लिया, भक्ति काल पर पीएचडी शुरू कर दी। और उसी दरमियान एक इंटरव्यू दोस्तों के साथ देने चले गए कि भाई जब पीएचडी कर रहे हैं तो एक मौका है, क्यों ना असिस्टेंट प्रोफेसर के अपने सपने को पूरा किया जाए। और वो कॉलेज था लक्ष्मीबाई कॉलेज। मैं पहली बार वहां इंटरव्यू देने गया, और उस इंटरव्यू बोर्ड का माहौल ऐसा था कि 2 मिनट के इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा कि अरे आप बच्चे हैं, अभी जाइए पढ़ाई लिखाई करिए। वो एक जो स्वाभिमान, आत्मसम्मान है ना, जो हमें मिला था, उस पर हमने कहा कि हमारी पढ़ाई पर तो हमें कैसे ये कह सकते हो कि अभी और जाके पढ़ाई करिए। और दूसरा कॉलेज जो इंटरव्यू देने में गया, असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक बेसिस का, वो जाकिर हुसैन कॉलेज था। इंटरव्यू की तारीख का दिन था 31 अगस्त 2010, और हम सारे दोस्त जो डीयू जेएनयू के थे ये सोचकर गए थे कि ये इतनी जल्दी नौकरी तो देंगे नहीं, लेकिन हम ये इन्हें जरूर दिखाएंगे कि हम मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, इंटरव्यू खराब नहीं होने देंगे। और इस आत्मविश्वास ने उस इंटरव्यू को इतना अच्छा किया कि जाकिर हुसैन कॉलेज ने तमाम दर्जन 1.5 दर्जन लोगों के बीच एक ऐसे नौजवान को चुन लिया जिसकी उम्र उस वक्त मात्र 21.5 साल थी। तमाम लोगों को पीछे करके यह कहा गया कि जिसका इंटरव्यू इतना अच्छा हो, जो गोल्ड मेडलिस्ट हो, जिसका जेआरएफ अपीयरिंग में क्वालिफाई हो, क्यों ना हम इसे मौका दें। और 6 सितंबर 2010 को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 2-3 अटेम्प्ट आईएएस के भी दिए, लेकिन मेरी कक्षाओं ने मुझे इतना आकर्षित किया कि उनके बीच कब मैंने अपना जीवन का मकसद अपनी कक्षाओं और अपने विद्यार्थियों के बीच रहना चुन लिया, मुझे पता ही नहीं चला। आईएएस बनने का सपना छूट गया, और मेरी कक्षाएं मेरी जिंदगी का एक दूसरा कोना बन गई, जहां से हमने पढ़ाया कम और पढ़ा ज्यादा। वक्त बीतता चला गया, और असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक की नौकरी बिल्कुल खामोशी से, चुपचाप पढ़ते थे, अपनी कक्षा में जाकर पढ़ाते थे। वक्त आगे बढ़ता चला गया। 2010 से 2021 तक मैंने तकरीबन 2010 से 2021 तक मैंने तकरीबन 25 से 30 इंटरव्यू परमानेंट अपॉइंटमेंट के दिए। उन सारे इंटरव्यूज में यह कहा जाता था कि आप जहां पढ़ा रहे हैं वहां आपका हो जाएगा। 1.5 मिनट 2 मिनट के इंटरव्यू, आता हूं अभी इस पूरी प्रक्रिया पर भी। तो उन सारी प्रक्रियाओं में हमें कहीं और परमानेंट नहीं हुआ। एक जगह बिहार सरकार ने 2017 की वैकेंसी में हमने परमानेंट कर दिया था, लेकिन जो मोहब्बत दिल्ली विश्वविद्यालय से बन गई थी, जो मोहब्बत अपने कैंपस से, अपने कॉलेज से हो गई थी, उसके लिए मैंने कहीं और जाना कबूल नहीं किया और यहीं बैठे रहे। अपनी कक्षाओं में जाते थे, विद्यार्थियों से सीखते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे। और इसी दरमियान 2015-16 के आसपास से बार बार शिक्षा पर हमले होते रहे। जिस दिल्ली विश्वविद्यालय में 10% एडहॉक टीचर को रखने का नियम था, 4 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते, उस दिल्ली विश्वविद्यालय ने दशकों तक एडहॉक को चलाते रहे। और जब अचानक उनकी नौकरी छिनी तो हमने आंदोलन किए। हमने शिक्षा बचाने की पिछले 2016-17 से, जब से यह हमला शुरू हुआ, तब से हर आंदोलन में शरीक हुए, क्योंकि हमें पता था
कि जो राजनीति हमारे कैंपसेस को तय कर रही है, जो राजनीति हमारा सिलेबस तय कर रही है, जो राजनीति हमें तय कर रही है, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ बोलना हमारा नागरिक धर्म है। इसलिए जब हम ये उम्मीद पालते हैं कि हमारी कक्षा में हम रीढ़ वाले नागरिक पैदा करें, रीढ़ वाले विद्यार्थी पैदा करें, जिनके आंखों में सच बोलने का साहस हो, तो इसकी शर्त यह है कि जो उनके सामने शिक्षक बनकर खड़ा है वो निडर हो और उसके पास रीढ़ हो। इसलिए हमने दिल्ली विश्वविद्यालय और देश भर के एजुकेशन पर जितने भी हमले हो रहे थे उसके खिलाफ बोलना चुना था। और यह बोलने का अधिकार दिल्ली विश्वविद्यालय के एक्ट ने हमें दिया है, क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम नहीं होते। लोग कहते हैं ना कि शिक्षक होकर के राजनीति कर रहे थे, असल में राजनीति लोग कर रहे थे, वो तय करने लगे कि शिक्षक कैसे होने चाहिए। तो ये जो स्वायत्त संस्थान है दिल्ली विश्वविद्यालय, इसमें हमें यह अधिकार मिला हुआ है कि हम सही को सही और गलत को गलत कह सकते हैं। हमारे ऊपर कोई सरकारी मुलाजिम होने की शर्त नहीं लगी हुई है। और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है उस पर भी हम एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखें, और वो हम रखना शुरू किए 2016-17 से। और हायर एजुकेशन पर होने वाले तमाम हमलों के खिलाफ हमने आवाज उठाई। हमारे विद्यार्थियों ने हमें पसंद किया। 2018 के वक्त जब रोस्टर आया कि 13 पॉइंट रोस्टर होगा, तो हमारी जिम्मेदारी थी कि इसकी भी लड़ाई हम लड़ें, ताकि इस देश के वंचित, शोषित, कमेरा लोग, जो पहली पीढ़ी, हम जैसे लोग पहली पीढ़ी के लोग हैं, जो इन विश्वविद्यालयों तक पहुंच पाए। और उस पढ़ाई और लड़ाई के साझा साथ ने हमें बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार से परिचित कराया, हमें भगत सिंह से रूबरू कराया, हमें अपने इतिहास से रूबरू कराया। और फिर यह तेवर और सख्त हुआ कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और हमने चुना था कि हम हर गलत के खिलाफ बोलेंगे। हम बोलेंगे क्योंकि बोलना हमारी एकेडमिक डिसिप्लिन की पहली शर्त है, और सच बोलना। इसलिए हमने ये चुना और इसके लिए लड़ाई लड़ी। फिर जब जरूरत महसूस हुई कि इस देश को उस दिशा में हमें बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तो वो भी निभाई। मगर ये जो कॉलेज के बाहर की मेरी दुनिया थी, इसे मैंने कभी अपने कॉलेज के भीतर घुसने नहीं दिया। मैं अपने विद्यार्थियों के सामने जब भी होता था तो मैं उनका शिक्षक होता था। मेरी विचारधारा, मेरा एक्टिविज्म, मेरी समझ जो समाज को लेकर है, वो मेरे कॉलेज की चार दीवारी के भीतर कभी नहीं गई। वरना बहुत दिन से मैं उन लोगों की आंखों में खटकता था। मैं जानता था कि मेरी कक्षाओं में बैठे कुछ विद्यार्थी किन्हीं के इशारे पर मेरे लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं। मैं जानता था कि मैं जिनके खिलाफ बोल रहा हूं वो साजिशें रच रहे हैं कि क्या इसके खिलाफ बोला जा सके, कब इसे नौकरी से निकाल सकें। मगर मुझे पता था कि मुझे क्या कॉलेज के भीतर करना है और क्या नहीं करना है। इसको मैंने निभाया, मौका नहीं दिया कभी किसी को। मैं कक्षाओं को नियमित रूप से पढ़ करके पढ़ाने में भरोसा रखता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन कक्षाओं में मैं सांस लेता था। मेरी सांसें, मेरी उम्मीदें मेरी कक्षाओं में थी। उन कक्षाओं से हमें छीन लिया गया, एक परिंदे से उसका शजर छीन लिया गया। अब आखिरी में केवल इतनी बात कहूंगा कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है, आप इसको बहुत संक्षेप में समझें। और यह बात मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि मैंने अपनी नौकरी ठुकरा दी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने मेरी नौकरी छीन ली है, मगर ये तो मुझे पता था कि मैंने इसको ताक पर रखकर अपनी रीढ़ को, अपने सच बोलने को चुना था। इस बार भी हमेशा की तरह इंटरव्यू होना था। मेरे कॉलेज में भी इंटरव्यू हुआ, और उसी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एडॉक बेसिस पर चल रहा था, यानी सैलरी पूरी आपको मिलती है, आपका ओहदा असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है। 1 सितंबर 2010 से 1 सितंबर 2023 तक मेरे 13 साल पूरे हो गए, और उसके बाद 14वां साल मेरा चल रहा है। कोई कंप्लेन नहीं मेरे कॉलेज में मेरे खिलाफ।
बच्चों से शिकायत मांगी गई तो बच्चों ने तारीफ की, और इसीलिए आज जब मैं नौकरी से निकाला गया तो मेरे विद्यार्थी मेरे कॉलेज में आंदोलन कर रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी ऐसा न करें, वो पढ़ें, क्योंकि मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ूंगा। मगर मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी क्यों आंदोलन करने आए, इसे आप सोचिएगा। और वो पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे चल रही है, और अंतिम में केवल इसे समझ लीजिए। तो जिस असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर मैं काम कर रहा था 14 साल, उसी पर परमानेंट अपॉइंटमेंट होना, कौन सिलेक्शन कमेटी में आएगा और कौन नहीं आएगा। और पिछली बार जून में यह तय हुआ कि जाकिर हुसैन कॉलेज के हिंदी विभाग में इंटरव्यू होगा, और एक एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट को लेकर के यह हुआ कि वो हो सकता है कि अड़ जाएं कि हमारी न माने, तो उनको बदला गया, इंटरव्यू की डेट कैंसिल की गई। और पिछले दिनों 29 तारीख से मेरे कॉलेज में परमानेंट सिलेक्शन कमेटी बैठी। मेरे कॉलेज के हिंदी विभाग के एचओडी, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर के वीसी नॉमिनी, चेयरमैन गवर्निंग बॉडी के, 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एक ऑब्जर्वर, 7-8 लोगों की पूरी कमेटी, और उसमें मेरा इंटरव्यू। मेरे 100 में एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी एपीआई जिसे कहते हैं, उसमें 96 नंबर है। अब इस बात को इसलिए मैं आपसे कुछ अपील करने आया हूं आज। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी एपीआई में 100 में से मेरे 96 नंबर, मुझसे ऊपर शायद 2-4 लोग होंगे जो शायद यहां इंटरव्यू देने भी नहीं आए। मेरे 8 लेख प्रकाशित हैं, एक किताब प्रकाशित है, पीएचडी पूरी है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट हूं। 2013 में ही मेरी पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी हो चुकी थी। यानी मैं एकेडमिकली उनकी शर्तों के हिसाब से बहुत आगे, क्योंकि वो जिसको रख रहे हैं उसका 50 से 60 के आसपास एपीआई है, और तमाम जगहों पर यह हो रहा है। तो एक बात इसे समझें आप, क्यों नौकरी ठुकराने की बात मैं कह रहा हूं। तो एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, मेरे एकेडमिक करियर मेरे सामने था, इंटरव्यू बोर्ड के सामने था। और उसके बाद इंटरव्यू मेरा पहली बार इस कॉलेज में तकरीबन 14-15 मिनट चला। बाकी दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम लोग निकाले गए हैं, मैं उन सबको याद करते हुए कह रहा हूं। बहुत लड़ाई लड़ी हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में, लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हमने इस दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई ऐसी चीज नहीं थी, चाहे वो हिंदी विभाग में रोस्टर गलत था पीएचडी के एडमिशन का, तब हमने अपने हिंदी विभाग के खिलाफ आंदोलन कर दिया, और विभाग को अपनी गलती मानते हुए रिवाइज एडमिशन लिस्ट जारी करनी पड़ी थी। हमने पूरे विश्वविद्यालयों के खिलाफ जो 13 पॉइंट रोस्टर आया था, पूरे देश में लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो गलत था, और हम जीते, सरकार हारी। हमने एकेडमिया के भीतर जब भी हमला हुआ, नई शिक्षा नीति का हमला हुआ, 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चला गया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन गए, तमाम तरह से ऐसे शिक्षा पर हमला हो रहा है कि शिक्षा महंगी हो रही है, फेलोशिप कम हो रही है, इन सारे सवालों पर हमने बोला है। और तब जब हम इंटरव्यू बोर्ड में बैठे तो इस बात के साथ बैठे थे कि हम पहले नहीं बोले, क्योंकि इन लोगों को मौका न मिल जाए कि विभाग और विश्वविद्यालय सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि 1.5 मिनट का इंटरव्यू, जिस डिग्री को पाने में पूरी एकेडमिक करियर में हमने 20 साल लगाए, उसका इंटरव्यू 2 मिनट में हुआ है इस विश्वविद्यालय में। आइए, परिचय दीजिए, 2-4 सवाल करिए, जाइए, शुभकामनाएं, क्योंकि लिस्ट पहले से बन चुकी होती है। हमारा इंटरव्यू चला 14-15 मिनट, सामान्य बातचीत, इंटरव्यू सबसे अच्छा रहा। जितने सवाल पूछे गए मैंने लगभग सबके जवाब दिए। बाकी लोग भी इंटरव्यू देते हैं, और जब फाइनल होता है तो इलेक्शन, जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो अंतिम दिन बैठती है, सारे लोगों के इंटरव्यू पर बातचीत शुरू होती है, और मेरे कॉलेज के सिलेक्शन कमेटी में बातचीत यहां से शुरू होती है कि लक्ष्मण यादव को निकालना है, उसके बाद आप चाहे जिसे कर लीजिए। और मैं ये बात आपसे पूरे देश से ही कहना चाह रहा हूं, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और इसका जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन या मेरा कॉलेज दे कि मैं गलत कह रहा हूं। ठीक बात है कि सिलेक्शन प्रोसेस का यह तरीका है कि 100% वेटेज इंटरव्यू बोर्ड के पास है, कोई नंबर मार्किंग नहीं होती
कि अगर 100 लोगों ने इंटरव्यू दिए तो कोई मेरिट बनेगी, कोई मेरिट नहीं बनती। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स केवल इंटरव्यू देने की क्राइटेरिया तक है। आप इंटरव्यू देंगे इसी के लिए मेरिट बन रही, बाकी वहां सब बराबर। तो अंतिम निर्णय लेने का हक उस सिलेक्शन कमेटी के पास है, और कोई वो मेरिट नहीं बनाते, वो अंतिम में केवल निर्णय लेते हैं कि हम ओबीसी पर इनको नियुक्त कर रहे हैं, एससी पर इनको नियुक्त कर रहे हैं, यूआर पर इनको नियुक्त कर रहे हैं। क्यों नियुक्त कर रहे हैं कोई नहीं जानता, पूरा अधिकार उनके पास है, इसलिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, यह भी हम देश को बताना चाहते हैं। लेकिन हम उस सिलेक्शन कमेटी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या यह सिलेक्शन मेरिट पर हुआ, जब पहला ही वाक्य बोला गया कि लक्ष्मण यादव को बाहर करना है, बाकी आप किसी को रख लीजिए। यह कौन सी मेरिट है, और यह किसने तय किया था कि लक्ष्मण यादव को बाहर करना है? किस आधार पर बाहर करना है, क्यों बाहर करना है? 100 में 96 नंबर एपीआई के है, इसलिए बाहर करना है क्योंकि 50 नंबर वाले एपीआई वाले को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना है? सवाल नंबर 2, मेरा इंटरव्यू अगर सबसे अच्छा हुआ और मेरे विभाग का जो शिक्षक इंटरव्यू बोर्ड में बैठा है उसने ये बात बोली कि जिसका इंटरव्यू सबसे अच्छा हुआ है उसे आप रखिए, उन्होंने कहा इंटरव्यू से क्या होता है? सवाल है मेरा ये कि फिर किस बात के लिए इंटरव्यू होता है? सवाल नंबर 3, क्यों बाहर करना है मुझे? मेरा विषय का ज्ञान क्या आपने चेक किया? मैंने कितना विद्यार्थियों को पढ़ाया है, अपने विद्यार्थियों का फीडबैक लिया? मेरे शोध आलेखों पर मुझसे सवाल पूछे? मेरी पीएचडी पर मुझसे सवाल पूछे? नहीं, मुझसे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि बताओ रामचरितमानस के ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में ताड़ना का अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि आप कुछ और सुनना चाह रहे थे। मैं बार बार कहता रहा कि मेरे पीएचडी पर प्रश्न पूछा जाए, और जलील करने के लिए ये इंटरव्यू होते हैं। 1.5 मिनट के इंटरव्यू इस दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए हैं, क्योंकि लिस्ट पहले से तय होती है, और मैं नहीं कहूंगा कि वो लिस्ट कहां से आती है, आप भी पता लगाइए। जिसकी सरकार है उसके लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे नियुक्त हो रहे हैं। किसी का एपीआई स्कोर 50 नंबर है, किसी का 60 नंबर है, और 96 नंबर वाले को निकाल करके 60 नंबर वाले को नियुक्ति देने का आधार क्या है? और तीसरा सवाल, मैं अपने कॉलेज का सबसे पुराना अध्यापक था, 14वां साल मेरा चल रहा था, बाकी लोग मुझसे बाद में आए, और हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ी कि जो जहां पढ़ा रहा है उसको वहीं परमानेंट किया जाए। और हमने दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने एक यूनानिमस डिसीजन लिया है। दिल्ली के वाइस चांसलर ने मीडिया में बोला है कि जो जहां पढ़ा रहा है उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। फिर क्यों हमारे साथ अन्याय किया गया, यह सवाल हम पूछना चाहते हैं। किस बात पर निकाला गया? 1.5-2 मिनट के इंटरव्यू में आप यह तय कर लेते हैं कि 14 साल 14 बैच के बच्चों को हमने पढ़ाया, हमारी काबिलियत आपने किस आधार पर चुनी? यानी अगर हम शिक्षक बनने लायक आज नहीं है तो हमने 14 साल जिन बच्चों को पढ़ाया उनका करियर हमने बर्बाद किया है, मगर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए क्योंकि वो शाखा में जाने लगे, क्योंकि वो झंडे वाला जाने लगे। और इस बात को कहने से मुझे कोई गुरेज नहीं कि आज की तारीख में प्रोफेसर वाइस चांसलर कहां से बन रहे हैं। मुझे मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल के बारे में पता लगाया जाए कि वो आरएसएस का व्यक्ति है कि नहीं है। जो इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू लेने आ रहे हैं उनके बारे में पता लगाया जाए कि उनका एफिलिएशन किस शाखा से है, और जो लोग नियुक्ति पा रहे हैं उनके बारे में पता लगाया जाए। ये मेरी खुन्नस नहीं है, आप समझेंगे कि मेरी नौकरी छीन ली गई तो मैं ये बात कह रहा हूं, नहीं। आप अगर मुझे जानते हैं तो यह भी बखूबी जानते हैं कि यह तेवर कोई आज का नहीं है, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने अपनी नौकरी ठुकरा दी है। मैं जानता था कि ये लोग सच बोलने की सजा मुझे देंगे, मगर मुझे लगा कि हो सकता है एकेडमिया में मेरिट भी कोई चीज होती है, हो सकता है कि निष्पक्ष इंटरव्यू जैसी भी कोई चीज होती है, मगर अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं अब पूरे देश के सामने एक पैगाम देना चाह रहा हूं कि मेरा अगर 96 नंबर के बाद सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 20-20 साल पढ़ाए हुए लोगों को भी बाहर किया गया है, कोई नहीं बोलता है। और आज भी जब मैं आपके सामने ये मुखातिब हो रहा हूं तो इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में दर्जनों लोग अपने कॉलेज में 10 साल 15 साल 20 साल पढ़ाने के बाद भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वो आरएसएस के नहीं हैं। वो नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं।
और मैं इसलिए बोलने के लिए आपके सामने आया हूं क्योंकि मैं आज नहीं बोला तो फिर आने वाली पीढ़ियां मुझे माफ नहीं करेंगी कि तुम डर गए थे इसलिए नहीं बोले। और हां, यह नहीं है कि नौकरी चली गई तब बोल रहा हूं, मैं पहले से यह बात बोल रहा हूं और जो मुझे जानते हैं वो जानते होंगे। इसलिए मैं आपसे यह पूरी बातचीत साझा करना चाह रहा था। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मगर इस लड़ाई को अब कैसे लड़ा जाए यह इस देश को तय करना है। हमने चुना है यह रास्ता जिस पर हमारा करियर बर्बाद कर दिया गया। और जब मैं आज आपसे मुखातिब हूं तो यह जानते हुए मुखातिब हूं कि अब मैं दोबारा किसी विश्वविद्यालय में शायद अब प्रोफेसर नहीं बन पाऊंगा। मुझसे मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का ओहदा छीन लिया गया, मगर छीनने को तो तुम्हारे पास एक नौकरी ही थी ना, वही छीन सकते हो ना। जनता की नजरों में मैं उनका प्रोफेसर बन गया हूं और तुम्हारे इस ओहदा छीनने के बाद भी मैं अपने चाहने वालों की नजर में प्रोफेसर बना रहूंगा, इसे कोई नहीं छीन सकता। और वो मैंने अर्जित किया क्योंकि मैंने चुना था कि मैं सच बोलूंगा। जो विचार मुझे सच लगता है वो विचार बोलूंगा। और फूले अंबेडकर पेरियार के विचार को, भगत सिंह के विचार को, लोहिया के विचार को, संविधान और मंडल कमीशन की बात को कहना मेरा नागरिक धर्म था। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हुए भी अपना नागरिक धर्म निभाया। और आज ये ओहदा छीन लिया गया है तो और शान से निभाऊंगा, क्योंकि संघर्षों के आदी हैं हम, अंबेडकरवादी हैं। इसलिए आपसे गुजारिश केवल इतना करूंगा, आपने बहुत प्यार दिया है। और प्यार इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे पास एक ओहदा था, प्यार इसलिए दिया क्योंकि मेरी जुबान पर सच बोलने का और आंखों में हिम्मत थी। इस हिम्मत और साहस को बरकरार रखूंगा। उमर खालिद इस देश के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का शोधार्थी था। अब तक उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। वो जेल में है, एक शोधार्थी जेल में। मेरे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हनी बाबू जेल में है, पत्रकार जेल में है, सामाजिक कार्यकर्ता जेल में है। तो हम प्रोफेसर होकर के, जिस पर अधिकारी होने का कोई शर्त लागू नहीं होती, मुझे सो कॉज नोटिस दिया गया। और ये आखिरी बात बस मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंटरव्यू लेने के पहले इतना डर गए थे कि मुझे सो कॉज नोटिस दे रहे हो, कि आप बाहर क्यों बोलते हैं। हम प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों बोला? प्रधानमंत्री के खिलाफ इसलिए बोला क्योंकि मैं प्रोफेसर होने के साथ साथ देश का नागरिक हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय की शर्तें मुझे आजाद करती हैं कि मैं अपने देश और समाज की आलोचना कर सकता हूं। अगर मैं गलत किया होता तो दिल्ली विश्वविद्यालय कब का मुझे निकाल चुकी होती। अगर मैं गलत था तो मेरा कॉलेज मुझे कब का निकाल दिया होता। मगर उन्हें पता था कि मैं गलत नहीं हूं, इसलिए निकाल नहीं सकते थे। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी के समय उन्होंने बाहर कर दिया। आज रिजल्ट घोषित हो गया है, लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और आज से मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं सच कहने के लिए, मैं आजाद हूं आंख में आंख डाल करके सच बोलने के लिए। अब आपके सामने केवल यही पैगाम। यह लड़ाई किसी लक्ष्मण यादव की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई कुछ निकाल दिए गए प्रोफेसर की लड़ाई नहीं है। अब यह लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई में तब्दील होगी, क्योंकि शिक्षा पूरी तरह बर्बाद की जा रही है और यह लड़ाई उच्च शिक्षा को बचाने की लड़ाई तक जाएगी। यह लड़ाई विश्वविद्यालयों को बचाने की लड़ाई तक जाएगी। मुझे नहीं पता कि आने वाले कल में मेरा क्या होगा, मुझे नहीं पता कि मैं खुद को कैसे संभालूंगा, मुझे नहीं पता कि अपनी कक्षाओं के बिना मैं कैसे सांस लूंगा, मुझे नहीं पता कि जब मैं विद्यार्थियों से नहीं मिलूंगा तो मेरा दिन कैसे बीतेगा। मगर हां, मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास हुनर है, मेरे पास हिम्मत है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं उस हिम्मत से सांस ले लूंगा। और इसलिए जाते आते आपसे केवल ये गुजारिश कर रहा हूं कि चुनना अब आपको है। मैं चाहता हूं कि इस देश के वे विश्वविद्यालय बचे जिन्होंने हमें बनाया। हमें मोहब्बत है अपने विश्वविद्यालयों से। मेरा कॉलेज मेरे सांसों में बसता है क्योंकि 14 साल उसने मुझे बनाया है। मैं मोहब्बत बरकरार रखूंगा। लेकिन हां, यह सब बर्बाद हो रहा है, कैडर भरे जा रहे हैं, पूरी तरह से यह राजनीतिक बन चुका है। आपकी आने वाली पीढ़ियां अब इन विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ पाएंगी, यह मैं कह के जा रहा हूं। मैं उनके लिए बोलूंगा। मैं बोलूंगा जब फीस महंगी होगी, मैं बोलूंगा जब फेलोशिप काटी जाएगी,
मैं बोलूंगा जब SC ST OBC वंचित शोषित कमेरा किसान मजदूर के बच्चों को विश्वविद्यालयों से बाहर करने की नीतियां बनाई जाएंगी। मैं बोलूंगा क्योंकि इन विश्वविद्यालयों ने मुझे बनाया है। मैं बोलूंगा क्योंकि इन विश्वविद्यालयों को मुझे बचाना है। मैं कितना बचा पाऊंगा मुझे नहीं पता, मगर हां, आज से अब आपके हाथ में यह पैगाम। मैं 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात भी रखूंगा और देश भर में जितने भी लोग हमें चाहते हैं, आपने बहुत मोहब्बत दी है, मैंने कुछ नहीं कहा तब भी आपने सोशल मीडिया भर दिया है। आप सबके मोहब्बत के सामने मैं सर झुकाता हूं। इस देश के जितने अंबेडकरवादी, सामाजिक न्यायवादी, संविधानवादी, मोहब्बत और प्यार का भारत बनाने वाले लोग हैं, उन सब से मेरी अपील है, आइए साथ खड़े होते हैं। जिन्होंने हमें बनाया है उन्हें बर्बाद होने से बचाएं। मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। मैं उसी स्वयं प्रकाश की कविता पढ़ के आपसे अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था, निर्दयी बाजार ने। हम नहीं थे चुप, हमने बात अपनी बोल ली थी। मैं थोड़ा सा संशोधन इस कविता में मैंने किया है कि हम नहीं थे चुप, हमने बात अपनी बोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। इसी उम्मीद और इसी हौसले के साथ पूरे देश के चाहने वालों को मेरा शुक्रिया और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मोहब्बत और प्यार दिया है। अब आज से मैं एक नई लड़ाई की शुरुआत कर रहा हूं। इस देश की उच्च शिक्षा पर जितने भी तरह के हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ लिखना, पढ़ना, बोलना जारी रहेगा और अब इस देश को, संविधान को, सामाजिक न्याय को बचाने की लड़ाई ताकत से जारी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका साथ मुझे मिलेगा। आप अपने इलाके में इस लड़ाई के साथ क्या कर सकते हैं उसका निर्णय आप लीजिए। आप कहां धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, कहां ज्ञापन दे सकते हैं, कहां हमारी इस लड़ाई के साथ जुड़ सकते हैं, इसका निर्णय आप लीजिए। हम इस लड़ाई को आज से आगाज करते हैं। परसों 8 तारीख को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली विश्वविद्यालय में करने जा रहा हूं और अगर आपको भी संभव हो तो परसों पूरे देश में इसका एहसास कराइए कि हम गलत पर खामोश होने वाले नहीं। ये मोहब्बत और प्यार बरकरार रहे। मेरा विश्वविद्यालय, मेरा जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, मेरी कक्षाएं, मेरी किताबें, मेरी एकेडमियां मेरी सांसों में जिंदा रहेंगी। मैं उन्हें अपने कमरे में बैठकर साधता रहूंगा और उन्हें याद करता रहूंगा। फिर मिलेंगे। संघर्षों की लड़ाई जिंदाबाद रहेगी। लड़ेंगे, जीतेंगे। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।